बहुत से सैलरी कमाने वाले लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा टीडीएस तो डिडक्ट हो चुका है एम्प्लॉयर के पास, लेकिन उसके बाद भी जब आईटीआर फाइल करने का टाइम आता है तो पता चलता है कि हमारा और टैक्स ड्यू बनता है। अब उन्हें लगता है हमारा टीडीएस तो कट चुका है, लेकिन फिर भी टैक्स ड्यू क्यों बन रहा है। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो थोड़ी देर में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले हम प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे कि इसके क्या मेन रीजन हो सकते हैं, देन हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। तो आओ समझते हैं कि हमारा टीडीएस डिडक्ट होने के बाद भी और टैक्स ड्यू क्यों बनता है। इसका जो मेजर रीजन है, जो एक बड़ा रीजन है, वो है हमारा मल्टीपल इंप्लॉयर केस। यस, अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी इंप्लॉय ने एक से ज्यादा इंप्लॉयर के पास काम किया है, 2 इंप्लॉयर के पास, 3 इंप्लॉयर के पास, तो ऐसे केस में एक फाइनेंशियल ईयर में उसको जो सैलरी मिली होगी वो सभी इंप्लॉयर से मिली होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं एक इंप्लॉय ने 2 इंप्लॉयर के पास काम किया, इंप्लॉयर ए और इंप्लॉयर बी, विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर। सेम फाइनेंशियल ईयर में 2 इंप्लॉयर के पास काम किया। अब होगा क्या, यहां पर उसके साथ जो हमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दोनों इंप्लॉयर ने कंसीडर कर ली है। क्यों कंसीडर कर ली है? क्योंकि उस इंप्लॉयर के अकॉर्डिंग वो जो सैलरी दे रहा है वही टोटल इनकम है। उसे इंप्लॉय की और इनकम के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उसको दोनों इंप्लॉयर से मिल गई, यानी कि उसको ट्वाइस, डबल उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल गई है। लेकिन जब आईटीआर फाइल करेंगे तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमें सिर्फ एक ही बार अलाउ होगी, 2 बार अलाउ नहीं होगी। सेकंड मेन रीजन इसी केस में, मल्टीपल इंप्लॉयर केस में, आपको आइडिया होगा कि सैलरीड इंप्लॉयज को बहुत सारी एग्जेम्पशन डिडक्शंस मिलती है, जैसे एचआरए की एग्जेम्पशन, हाउस रेंट अलाउंस, जैसे एलटीए लीव ट्रेवल अलाउंस, जैसे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, एलआईसी, पीपीएफ, मेडिक्लेम इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 80D, इस तरह की बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है। अब यहां पर क्या हुआ, उस इंप्लॉय को दोनों इंप्लॉयर ने डिडक्शंस अलाउ कर दी, यानी कि इंप्लॉय ने अपने जो एलआईसीज हैं, पीपीएफ है, ट्यूशन फीस है, मेडिक्लेम पॉलिसी है, उन सब की डिटेल्स अपने इंप्लॉयर ए को भी दे दी और इंप्लॉयर बी को भी दे दी, दोनों ने कंसीडर कर ली। अगर इन दोनों के आप सेपरेट फॉर्म 16 ध्यान से देखोगे तो हो सकता है आपको सेम चीज की डिडक्शंस दोनों जगह मिल जाए। एलआईसीज की डिडक्शन इंप्लॉयर ए के फॉर्म 16 में भी आ रही है और इंप्लॉयर बी के फॉर्म 16 में भी आ रही है, बट जब आईटीआर फाइल करेंगे तो ये डिडक्शन आपको एक ही बार अलाउ होगी। तो ये डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस भी आपको ट्वाइस, 2 बार मिल गई हैं। तीसरा मेन रीजन आता है इसी मल्टीपल इंप्लॉयर केस में कि आपका स्लैब चेंज हो सकता है, आप हायर स्लैब में शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंप्लॉयर ए के पास आपको मैं मान लेता हूं 6 लाख रुपए की टोटल सैलरी मिल रही है और इंप्लॉयर बी के पास भी आपको 6 लाख रुपए की टोटल सैलरी मिल रही है। अब इंप्लॉयर ए ने जब अपनी टैक्स कैलकुलेशन की, फॉर्म 16 आपको दिया, तो इंप्लॉयर ए ने यही समझा कि आपकी 6 लाख रुपए ही टोटल सैलरी है और 6 लाख पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देके, डिडक्शन एग्जेम्पशन देके जो भी अमाउंट बचा, आप जिस टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, मान लीजिए आप 5% में फॉल करते हैं तो 5% टैक्स लगा दिया, आप 10% तक फॉल करते हैं तो 10% लगा दिया। लेकिन सेम केस इंप्लॉयर बी ने भी ऐसा ही किया, इंप्लॉयर बी ने भी आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दे दी, डिडक्शन एग्जेम्पशन दे दी और उसके बाद
कौन सा टैक्स रेट लगा, उसने भी टोटल इनकम आपकी सिर्फ यही मानी कि आपकी सिर्फ 6 लाख की इनकम है, तो उसने भी आपको यहां पर जो हमारा माइनर स्लैब रेट हो सकता है 5% या 10% का जिसमें आप फॉल कर रहे हो, उससे टैक्स कैलकुलेशन कर दी। लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो 6 लाख प्लस 6 लाख यानी कि टोटल 12 लाख रुपए आपकी इनकम बन जाएगी। अब जब इसकी टैक्स कैलकुलेशन होगी तो आपका जो स्लैब रेट है वो हो सकता है 5 या 10% में नहीं, आप 15%, 20% में भी फॉल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हैं उसके स्लैब रेट क्या है, आप न्यू टैक्स रिजाइम में हैं तो उसके स्लैब रेट क्या है। बट अब यहां से कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे कि दोनों इनकम मर्ज होने की वजह से स्लैब, हायर स्लैब में आप फॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पे एक न्यू टैक्स रिजाइम की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको ये जो डिडक्शंस वाला पॉइंट है, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस वाला पॉइंट है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में मोस्टली एग्जेम्पशन डिडक्शंस हटा दी गई हैं। आपको आइडिया है कि उसमें ज्यादा एग्जेम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप फॉल कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन डिडक्शन का इंपैक्ट टैक्स ड्यू के लिए आ जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में भी आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं और आपका जो स्लैब चेंज होने की वजह से हाइयर रेट लग रहा है वो आपका न्यू टैक्स रिजाइम में भी फॉल करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से इंप्लॉय को लग रहा होता है कि मेरा टीडीएस तो डिडक्ट हो चुका है, फिर मेरा और टैक्स ड्यू क्यों बन गया। ये तो था एक मेजर केस। एक और मेजर केस की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस इंप्लॉय की और इनकम भी है, जैसे कि उसके पास बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग बैंक पे या एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, उसने कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, वहां से कुछ उसको डिविडेंड आ गया या कैपिटल गेन हो गया, तो ऐसे केस के अंदर उसकी इनकम और बढ़ गई, यानी कि इंप्लॉय से सैलरी तो मिल रही है, सैलरी के अलावा और सोर्सेज से उसको इनकम मिल गई। अब यहां क्या होता है, जो इंप्लॉयर है उसको नहीं पता कि इस इंप्लॉय को और जगह से भी इनकम आ रही है, तो इंप्लॉयर क्या करेगा, सिर्फ सैलरी इनकम को टोटल इनकम मानते हुए टैक्स कैलकुलेशन कर देगा। लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सैलरी इनकम के साथ जो और इनकम है इसकी वजह से हमारा टैक्स ड्यू और बन जाता है। यहां पर कुछ केस में आपका टीडीएस भी डिडक्ट हो सकता है, बट वही बात है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन हर जगह टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। और समटाइम्स टीडीएस आपका कम रेट पे डिडक्ट हो सकता है, लेकिन जो टोटल इनकम है आपकी वो हायर स्लैब में फॉल कर रही हो सकती है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एफडी पर इंटरेस्ट मिला, मान लेते हैं उसका टीडीएस कट गया, तो बैंक की लायबिलिटी है 10% टीडीएस डिडक्ट करने की, तो बैंक ने 10% टीडीएस यहां पर डिडक्ट कर लिया। लेकिन अब मैं बात करूं, जब हम आईटीआर फाइल करने जाओगे तो वो इंप्लॉय हो सकता है 20% ब्रैकेट में फॉल कर रहा हो, तो 10% का एडिशनल टैक्स ड्यू बन जाएगा, उसे पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये रीजंस हो सकते हैं। अब जो मैंने मल्टीपल इंप्लॉयर केस की बात की थी, उसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझेंगे कि जो इंप्लॉयर है जब वो टीडीएस डिडक्ट करता है तो उसकी कैलकुलेशन आइसोलेटेड होती है, यानी कि वो सिर्फ अपनी सैलरी को ही टोटल इनकम मानते हुए टैक्स कैलकुलेट कर लेता है। अगर हम इनकम टैक्स का एक व्यू पॉइंट लेंगे तो इनकम टैक्स का व्यू पॉइंट जब हम लेंगे तो हमारा टैक्स एग्रीगेट यानी कि टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन होगी, मल्टीपल इंप्लॉयर की सैलरी प्लस जो आपकी अदर इनकम है वो, तो आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ जाएगी तो टैक्स ड्यू बनेगा। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या है? जो हमारा फर्स्ट मेजर रीजन था कि इंप्लॉयर की जो सैलरी आपको दे रहा है वो मल्टीपल इंप्लॉयर की, जो हमारे मल्टीपल इंप्लॉयर केस हैं वहां पर इंप्लॉय को क्या करने की जरूरत है, जो उसका प्रीवियस इंप्लॉयर है, प्रीवियस इंप्लॉयर की जो भी सैलरी और टीडीएस की इंफॉर्मेशन है
वो अपने करंट एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर देनी है, उसको बता देनी है। करंट एम्प्लॉयर को ये बता देना है कि मैं इससे पहले भी जॉब कर रहा था सेम फाइनेंशियल ईयर में, और वहां से मुझे एक्स अमाउंट की सैलरी मिली है और इतना मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है। वो इंफॉर्मेशन आप अपने करंट एम्प्लॉयर को दे देना और करंट एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करना कि वो इसको कंसीडर कर ले, और कंसीडर करते हुए अगर उसका टीडीएस कुछ ज्यादा बनता है तो कुछ टीडीएस ज्यादा डिडक्ट कर ले मंथली बेसिस पर। इससे क्या होगा, अगर आपका करंट एम्प्लॉयर आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयर का सैलरी और टीडीएस कंसीडर कर लेता है और अकॉर्डिंगली वो उस पर अपना टीडीएस कैलकुलेशंस करके कुछ अमाउंट ज्यादा डिडक्ट कर लेता है, तो आपका मंथली कुछ अमाउंट ज्यादा डिडक्ट हो गया, लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो आपका टैक्स ड्यू बनने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल एम्प्लॉयर की सैलरी और टीडीएस कंसीडर ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इसके लिए आपको अपने करंट एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो आपका मल्टीपल एम्प्लॉयर केस का सॉल्यूशन निकल आएगा। अब जो हमारी दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी अदर इनकम है तो उसका क्या करें। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको फेब या मार्च मंथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होता है, फेब और मार्च मंथ में आपको रफली अपनी टैक्स कैलकुलेट करना है। आपको देखना है कि मेरी एस्टिमेटेड इनकम कितनी बनती है सैलरी से और अदर इनकम से। अगर मेरे एक से ज्यादा इंप्लॉयर हैं तो जितनी भी इंप्लॉयर से सैलरी है वो सारी सैलरी, और जो मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट हो सकता है, सारी इनकम को एग्रीगेट करके और आपको एक रफ कैलकुलेट कर एस्टिमेटेड टोटल इनकम पर मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अगर वो टैक्स लायबिलिटी आपके टीडीएस से ज्यादा बनती है, आपका टीडीएस कम कटा है और टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनी है, तो आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, कर देना चाहिए। और अगर आप एडवांस टैक्स पे कर दोगे तो इससे क्या होगा, जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो आपको दो फायदे मिलेंगे इसके अंदर। वो दो फायदे क्या होंगे, पहला फायदा आपको यह मिलेगा कि आपका आईटीआर के टाइम पर टैक्स ड्यू नहीं बनेगा, जो एक ज्यादा अमाउंट का हो सकता है, आपका टैक्स ड्यू नहीं बनेगा जो एक ज्यादा अमाउंट का हो सकता है। सेकंड, आपको फायदा क्या मिलेगा, आप अपना इंटरेस्ट सेव कर लेंगे। आपको आइडिया होगा कि अगर आप टैक्स लेट पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। आपको मार्च तक का जो भी आपकी इनकम है उस पे आपको मार्च तक ही सारा टैक्स पे कर देना चाहिए था एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बट मोस्टली जो एम्प्लॉयज हैं, जो मोस्टली टैक्स पेयर्स हैं, वो अपना आईटीआर फाइल करते हैं जून या जुलाई में, क्योंकि आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो जून या जुलाई में हम आईटीआर फाइल करते हैं। अगर उस टाइम पे पता चलता है कि आपका और टैक्स ड्यू बनता है तो आपको वो टैक्स ड्यू तो पे करना ही करना है, साथ में आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना होता है। हमारा 31 मार्च तक पूरा टैक्स जमा हो जाना चाहिए, सरकार तक चला जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी बन जाती है, तो आप अपना इंटरेस्ट भी सेव कर सकते हैं। डबल फायदा आपको इसमें मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो टैक्स के जितने भी इश्यूज हैं वो हमारे प्लानिंग से सॉल्व होते हैं, पैनिक से सॉल्व नहीं होते हैं। धन्यवाद।